नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वॉर ग्राउंड की एक्सक्लूसिव न्यूज और साथ ही देते हैं ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। गाजा बमबारी में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक 300 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और इजराइल ने सुरक्षित घोषित कैंप पर बमबारी की है। हमास के कई बड़े कमांडर्स के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। तेल अवीव में इजरायली कैबिनेट की आपात बैठक की भी खबर आ रही है। तो ये वॉर ग्राउंड से बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। तो गाजा में आज इजरायली सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। गाजा का गॉडफादर कहा जाने वाला अल कसाम ब्रिगेड का चीफ, जिसे मोहम्मद दाइफ कहा जाता है, वो मारा गया है। इसके ऊपर इनाम था और बड़ा इनाम 8,35,200 रुपए का इनाम था। और इसी के साथ ही राफा साला में जो चीफ था खान यूनिस ब्रिगेड का, वो भी मारा गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है, जिसके ऊपर भी बड़ी इनामी राशि थी। कहा जा रहा है कि 1,67,00,000 रुपए से ज्यादा का इनाम इसके ऊपर घोषित था। तो बड़ी तस्वीर, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इजराइल के हमले में राफा साला में भी खत्म हो गया है। साला में अल कसाम खान ब्रिगेड यूनिस का खान ब्रिगेड का कमांडर था और इसके सिर पर 1,67,00,000 रुपए से ज्यादा का इनाम था। और इजराइल के टारगेट पर हमास के अब कौन कौन से लीडर्स और कमांडर्स हैं, ये भी जान लीजिए। याह्या सिनवार गाजा में हमास का चीफ और इसके सिर पर 3,34,00,000 का इनाम है। और इसके साथ ही मोहम्मद सिनवार का जिक्र हो रहा है, तो याह्या सिनवार का भाई, और इसके सिर पर 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम है। और इसके साथ ही इजरायली सेना के रडार पर हमास चीफ इस्माइल हानिया और अल कसाम का मौजूदा डेप्यूटी चीफ मारवन इस्सा भी है। माना जा रहा है कि दाइफ की मौत के बाद मारवन इस्सा ही अल कसाम की कमान संभालेगा। तो इजराइल ने उस मोहम्मद दाइफ को मौत के घाट उतार दिया है, जिसकी उसे सालों से तलाश थी। सवाल यही बरकरार है कि आखिर इजरायली सेना को यह सफलता कैसे मिली। न कभी दिखने वाला, न हाथ आने वाला मोहम्मद दाइफ का खात्मा कैसे हुआ। अब हम आपको आईडीएफ के 15 मिनट के ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव डिटेल रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 1, गाजा के गॉडफादर का अंत। गाजा में इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा और विध्वंसक हमला किया। इस हमले में गाजा के गॉडफादर का अंत हो गया। ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 2, हमास के मास्टरमाइंड का मर्डर, जो 7 अक्टूबर 2023 के हमले का मास्टरमाइंड था, जिसने इजराइल में सबसे बड़ा रक्तपात मचाया था, उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 3, इजराइल का दुश्मन दफ्न। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को विध्वंसक हमला कर गाजा की धरती में ही दफन कर दिया है। ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 4, अल कसाम का चीफ खत्म। नेतन्याहू और उनकी सेना का प्रण पूरा हो गया है। अल कसाम का चीफ खत्म हो चुका है। दाइफ का दी एंड। इजरायली सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। मोहम्मद दाइफ का दी एंड हो गया है। तारीख 13 जुलाई 2024। समय भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2 बजे। जगह खान यूनिस, गाजा। दक्षिण गाजा के खान यूनिस में इसी तरह एक के बाद एक 9 धमाके हुए। ये विस्फोट अल मवासी कैंप पर हुआ। इसी के साथ इजरायली सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई। हमले में अल कसाम का चीफ मोहम्मद दाइफ का अंत हो गया। आईडीएफ ने उसी दाइफ को खत्म कर दिया जिसके कई नाम थे, मसलन गाजा का गॉडफादर, हमास का मास्टरमाइंड, हमास का बिग बॉस
इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए नरसंहार के बाद नेतन्याहू और उसकी सेना ने कसम खाई कि वो इस्माइल हानिया और मोहम्मद दाइफ को किसी भी तरीके से, किसी भी पूरी कोशिश कर मार गिराएंगे। और आखिरकार 9 महीने बाद उनकी ये कसम पूरी हो गई है। 9 महीने से चल रही गाजा जंग में इजराइल के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी और अहम कामयाबी मानी जा रही है। आईडीएफ ने इस बार हमास की मिलिट्री विंग के चीफ का खात्मा किया है। गाजा में हमास की ही सरकार है। हमास एक पॉलिटिकल विंग है, जबकि हमास के मिलिट्री विंग का नाम है अल कसाम। हमास का चीफ है इस्माइल हानिया, जबकि अल कसाम का चीफ था मोहम्मद दाइफ। वही दाइफ जिसका मर्डर हो चुका है। मोसाद के हमलों में मोहम्मद दाइफ के दोनों हाथ और पैर खराब हो चुके थे। उसकी सिर्फ एक आंख बची थी। जानकार बताते हैं कि मोहम्मद दाइफ ज्यादातर व्हील चेयर पर ही रहता है और जब वो व्हील चेयर पर बैठकर ही इजराइल में नरसंहार और उसे खत्म करने के आदेश भी देता रहता है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने दाइफ को मारने की 7 बार कोशिश की थी। वो 7 बार बच गया था, लेकिन 8वीं बार बच नहीं पाया। सवाल यही है कि सिर्फ 15 मिनट के अंदर मोसाद और आईडीएफ ने मोहम्मद दाइफ को गाजा की धरती में ही दफन कैसे किया। अब इसे समझिए, 9 महीने से दाइफ की लोकेशन को लगातार ट्रैक कर रही आईडीएफ को उसका पता मिला। मोसाद ने दाइफ की लोकेशन की जानकारी फौरन आईडीएफ को दी। इसके बाद इजरायली एयरफोर्स को गाजा में बड़े ऑपरेशन का ऑर्डर मिला। तेल अवीव एयरबेस से इजरायल के F-16 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और कुछ ही मिनटों में इजरायल के लड़ाकू विमान दक्षिणी गाजा में खान यूनिस के अल मवासी पहुंच गए। अल मवासी के जिस कैंप के नीचे सुरंग में दाइफ मौजूद था, वहां इजरायल ने F-16 फाइटर जेट से भीषण बमबारी की। यहां इजरायली फाइटर जेट ने कुल 9 MK-84 बमों की बरसात की और इसी के साथ ही इजरायली सेना ने दर्जनों ड्रोन भी दागे। आईडीएफ के ऑपरेशन में मोहम्मद दाइफ की मौत हो गई। हमले में 300 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की भी खबर है। अल मवासी में न सिर्फ दाइफ का खात्मा हुआ, बल्कि दाइफ के साथ अल कसाम का एक और बड़ा कमांडर मारा गया। इस कमांडर का नाम है राफा सलामे। ये अल कसाम के खान यूनिस ब्रिगेड का कमांडर था। इजराइल ने जिस दाइफ को मौत के घाट उतारा है, उसका असली नाम मोहम्मद दीव इब्राहिम अल मसरी है। वो 2002 से अल कसाम ब्रिगेड को लीड कर रहा था। दाइफ ही वो शख्स था जिसने अल कसाम की जंगी ताकत में इजाफा किया। ये दाइफ का शातिर दिमाग और जबरदस्त प्लानिंग का ही परिणाम था कि वो बिना हाथ पैर के इतना बड़ा सैन्य संगठन चलाता था। मोहम्मद दाइफ ने अल कसाम को एक सेना के तौर पर तैयार किया। उसने लड़ाकों को सुरंग युद्ध और रॉकेट हमले के लिए तैयार किया। गाजा पट्टी में सैकड़ों सुरंगें हैं। इन सुरंगों पर ना तो बम का असर होता है, न मिसाइल का। इन सुरंगों का मास्टरमाइंड भी मोहम्मद दाइफ ही था। द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद दाइफ गाजा के अंडरग्राउंड सुरंगों के नेटवर्क से कभी बाहर नहीं निकलता था। सुरंगों के नेटवर्क में वो हर रात अपना ठिकाना बदल लेता था। वो हमेशा नकाब में ही रहता था। उसकी सिर्फ परछाई दिखती थी। वो ना तो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता था, ना ही दूसरी डिजिटल टेक्नोलॉजी का। यही वजह है कि वो इतने सालों तक मोसाद और आईडीएफ को चकमा देता रहा, लेकिन इस बार उसकी हर होशियारी धरी की धरी रह गई। ये दाइफ ही था जिसने 7 अक्टूबर 2023 के हमले की पटकथा लिखी थी। दाइफ ने इजराइल के अभेद्य सुरक्षा चक्र को तहस नहस कर अपने लड़ाकों को न सिर्फ इजराइल के अंदर दाखिल करवा दिया, बल्कि बहुत बड़े नरसंहार को अंजाम दे दिया था। तभी से आईडीएफ दाइफ को दफन करने की तलाश में थी। ये तलाश अब पूरी हो चुकी है। हमास और अल कसाम का मास्टरमाइंड खत्म हो चुका है। हालांकि हमास ने दाइफ के मारे जाने की खबर को गलत बताया है। अब सवाल यही है कि अगर दाइफ मारा जा चुका है तो इसका परिणाम क्या होने वाला है? क्या गाजा युद्ध और भड़कने जा रहा है? फिलहाल तो यही माना जा रहा है कि गाजा की जंगी ज्वाला अब और विकराल रूप लेने जा रही है। दाइफ के बाद मारवन ईसा अल कसाम की कमान संभालेगा। हमास के गाजा चीफ याह्या सिनवार का रोल भी बढ़ने वाला है।
माना जा रहा है कि दाइफ की मौत का बदला लेने के लिए अल कसाम ब्रिगेड एक और अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है। ईरान समेत अरब के कई देश हमास के साथ आ सकते हैं और इस तरह से अरब में महाविनाश का सबसे बड़ा बवंडर आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इजरायली बमबारी से भड़का गाजा युद्ध और हमास का सीज फायर वार्ता रोकने का ऐलान। इजरायली बंधकों की जान पर बढ़ा है खतरा और हमास की युद्ध तेज करने की धमकी भी सामने आई है। हमास इजरायल युद्ध के बाद इजरायल हिजबुल्लाह में भीषण जंग शुरू हो चुकी है। हिजबुल्लाह ने युद्ध की अलग रणनीति अपनाई है। अंदेशा है कि हिजबुल्लाह लंबे युद्ध की तैयारी के साथ मैदान में उतरा है, जबकि इजरायल की मुसीबत बढ़ गई है। उसे हमास के साथ हिजबुल्लाह के साथ एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ रहा है। और इसी बीच हूती भी हुंकार भर रहा है, क्योंकि ईरानी प्रेसिडेंट ने ऐलान कर दिया है कि चीन रूस ईरान के साथ हैं, इसीलिए ना तो ईरान पीछे हटेगा और ना ही उसके समर्थित संगठन यानी अरब में जंग का ज्वालामुखी फट चुका है, जो कभी भी विश्व युद्ध में बदल सकता है, क्योंकि अमेरिका और नेटो देश इजरायल की मदद के लिए युद्धपोत और सैनिक भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने पिछले 3 दिनों में इजरायल पर ताबड़तोड़ और जबरदस्त हमले किए हैं। नेतन्याहू को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। गाजा से सैनिकों को लेबनान बॉर्डर पर लगाना पड़ा। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन हिजबुल्लाह दमन। जिसके बाद दक्षिण लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। इजरायल ने इस दफा लितानी नदी को पार करके हमले किए हैं। मैं इस समय मौजूद हूं इजराइल और लेबनान के बॉर्डर के आखिरी गांव सरबीन में, और आप देखें तो ये आपको नजर आएगा कि कल रात कहा जा रहा है कि यहां पर इजराइल ने अपने कुछ रिटालिएटरी फायर किए थे, जिसकी वजह से इस पूरे घरों को, आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा। अगर आप देखें ये पूरे घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, और ख़ास बात यह कि यहाँ पर इस तरीके के निशान आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। हिजबुल्लाह के कई कमांड सेंटर खाक हो गए। देर मिनाज में हिजबुल्लाह के ट्रेनिंग सेंटर पर बम बरसा दिए गए। दायरा हरफा में कई हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए। मैतुला में घुसपैठ कर रहे हिजबुल्लाह लड़ाके भी ढेर कर दिए गए। इजराइल के ड्रोन लगातार लेबनान के बॉर्डर के एरिया में यहाँ के कमांडर्स को, हिजबुल्लाह के कमांडर्स को टारगेट कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर कहा जा रहा था कि एक गाड़ी थी जिसको टारगेट किया गया, और अगर आप देखें उसके साथ साथ आसपास के सारे इलाके को क्या उससे क्षति पहुँची है, किस तरीके का नुकसान है। आप देखिए यहाँ पर आपको ये तस्वीरें आपको नज़र आ जाएंगी कि कैसे अभी भी यहाँ के जो हालात हैं कितने ज़्यादा गंभीर है। ये लेबनान का वो इलाका है जो इस समय वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। दक्षिणी लेबनान में सबसे ज्यादा हमले हुए। इस बार कई रिहायशी इलाकों पर भी हमले हुए। इजराइल की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह को जबरदस्त नुकसान हुआ है। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से धमकी दी गई है कि जब तक इजराइल युद्ध विराम नहीं करता वो हमले करता रहेगा। हिजबुल्लाह के ऐसे तेवर के पीछे कई वजह हैं। पहली वजह ईरान से लगातार मदद मिलना, दूसरी वजह रूस से हथियार मिलना, तीसरी वजह लड़ाकों की लगातार भर्ती, चौथी वजह दूसरे प्रॉक्सी का साथ मिलना, पांचवी वजह
हिज़्ब की मध्यकालीन रणनीति। हिजबुल्लाह ने एकदम से इजराइल पर अपने अटैक करने की स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव किया है, जिसको लेकर इजराइल अब ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार हिजबुल्लाह कब अटैक करेगा, और यही वजह है कि ये जंग लंबी खिंचती जा रही है। पहले हिजबुल्लाह हमास की तरह हमले कर रहा था, लेकिन अब तालिबानी स्टाइल में हमले करने शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के पास 59,000 की एक्टिव फोर्स है, जिन्हें खास तालिबानी स्टाइल में ट्रेनिंग दी गई है। जिसमें हिजबुल्लाह के कमांडर इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर रहे, साथ ही दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी अपने पास नहीं रख रहे। सिर्फ कागज चिट्ठी के जरिए कमांड दी जा रही है। जरूरत पड़ने पर पेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। खास तरह के कोड वर्ड के जरिए मैसेज पहुंचाए जा रहे हैं। यही तरीका तालिबानी गुट अपनाता रहा। इसी वजह से तोरा बोरा की पहाड़ियों में उनके ठिकानों का पता लगाने में नेटो फोर्स कामयाब नहीं हो पाई थी। अब हिजबुल्लाह ने भी यही किया है। हिजबुल्लाह की तालिबानी स्ट्रैटेजी से लगातार इजराइल के सर्विलेंस सिस्टम पस्त हो चुके हैं। इजराइल को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। वहीं हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर्स को, लोकल कमांडर्स को कमांड देने के लिए कोड वर्ड भी बदल दिए हैं। हिजबुल्लाह ने ऐसे ड्रोन भी बना लिए हैं जो आसानी से इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रहे हैं। हिजबुल्लाह एक फिक्स्ड लाइन दूरसंचार नेटवर्क की इस्तेमाल करता है। पिछले 2 दशक पहले हिजबुल्लाह ने अपने लिए इसे तैयार किया था। आज भी उसी के जरिए इजराइल पर हमलों की कमांड दी जा रही है। हिजबुल्लाह की युद्ध नीति इजराइल के लिए सिरदर्द बनती जा रही है, क्योंकि सर्विलांस सिस्टम हिजबुल्लाह को ट्रेस नहीं कर पा रहे और हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल में तबाही का जलजला ला रहे हैं। खासतौर से उत्तरी इजराइल बॉर्डर पर कोहराम मचा दिया है। जिन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही मची है उनमें मेतुला सबसे ऊपर है, जहां मिलिट्री कमांडर सेंटर खाक कर दिया गया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने बमबारी की है और यहूदी इलाकों में रॉकेट दागे गए हैं और साथ ही कई घरों में आग लगा दी गई है। हनीता में हथियार गोदाम में आग लगा दी गई है। इजरायली सैनिकों पर रॉकेट स्ट्राइक की गई है। इसके अलावा 3 बॉर्डर मिलिट्री पोस्ट तबाह हुए हैं। रमीम बैरक में ईस्टर्न ब्रिगेड पर हमला किया गया है। पास के गांव पर भी रॉकेट दागे गए हैं और हमले में हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन सेंटर को बर्बाद किया है, जबकि हिजबुल्लाह लड़ाकों ने कफ्र किला से गजार में घुसपैठ भी की है। कई गांवों पर बमबारी हुई है और 30% हिस्से पर कब्जा कर लिया गया है। हिजबुल्लाह के हमले लगातार विध्वंसक होते जा रहे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से धमकी दी गई है, अगर अमेरिका युद्ध में उतरता है तो हालात और खौफनाक हो जाएंगे। इसी बीच IRGC कुद्स फोर्स कमांडर इस्माइल कानी ने हिजबुल्लाह फील्ड कमांडर से दक्षिणी लेबनान में मुलाकात की। इसका सीधा मतलब है कि ईरान हिजबुल्लाह और दूसरे प्रॉक्सी को उकसा रहा है। ईरान की कोशिश है कि ईरानी प्रॉक्सी का पश्चिमी देशों से जंग धर्म युद्ध में बदल जाए, जबकि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने कहा है इजराइल का हमला अरब को धर्म युद्ध की आग में ढकेल रहा है। इसका परिणाम पश्चिमी देशों को भुगतना पड़ेगा। नसरल्लाह के समर्थन में लेबनान के विदेश मंत्री भी आ गए हैं, जबकि ईरान के नए प्रेसिडेंट ने बयान जारी किया है जिसमें चीन रूस को ईरान का घनिष्ठ मित्र बताया है। चीन और रूस हमेशा हमारे बुरे वक्त में भी साथ रहे हैं। हमारे लिए उनकी दोस्ती की काफी अहमियत है। चीन रूस के साथ साझेदारी अरब में ईरान के बढ़ते प्रभाव को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी ईरान पुतिन के गठबंधन में बने रहना चाहता है। इसका सीधा असर अरब में उसकी स्थिति पर पड़ेगा, क्योंकि ईरान प्रॉक्सी संगठनों का सबसे बड़ा मददगार है। ईरान से मिले हथियारों के दम पर हिजबुल्लाह और हूती लगातार हमलावर हो रहे हैं।
हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़े हमले किए तो हूती ने भी लाल सागर में टास्क फोर्स के युद्धपोत पर ड्रोन दागे। हालांकि टास्क फोर्स ने दावा किया है कि उसने एक ड्रोन को मार गिराया। दूसरी तरफ हूती यमन से इजरायली शहरों पर मिसाइल दागने की तैयारी में है, जबकि भूमध्य सागर की तरफ से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली पोर्ट हाइफा पर तबाही मचा सकते हैं। सुरक्षा के लिए भूमध्य सागर में अमेरिका ने कैरियर रूजवेल्ट को उतार दिया है, यानी अब अमेरिका भी इजराइल की तरफ से युद्ध में उतर सकता है। ऐसा हुआ तो अरब को तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ा अपडेट आ रहा है गाजा शरणार्थी कैंप बमबारी पर। यह अपडेट है, गाजा के अस्पताल घायलों से भर गए हैं। अस्पताल के बाहर जख्मी लोगों की कतार लगी हुई है। अस्पताल में लगातार आ रहे हैं जख्मी। वॉशिंगटन में हुई नेटो की समिट में जैसे ही यूक्रेन को जल्द से जल्द F-16 लड़ाकू विमान देने का ऐलान हुआ, जेलेंस्की की महीनों पुरानी मुराद पूरी हो गई। जेलेंस्की का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया, क्योंकि F-16 ही वो गेम चेंजर है जिससे यूक्रेन युद्ध का रुख बदल सकता है, रूसी सेना पर हावी हो सकता है। मगर यूक्रेनी सरजमी पर F-16 आते उससे पहले पुतिन ने यूक्रेन के तमाम बड़े एयरबेस को तबाह कर दिया। हवाई हमले में 1 दर्जन से ज्यादा एयर स्ट्रिप ध्वस्त कर दी गई और अब तो आशंका ये जताई जा रही है कि जेलेंस्की के लिए F-16 विमान तबाही का सबब बन चुका है। आखिर कैसे, देखिए। चुन चुनकर यूक्रेन के मिलिट्री एयरफील्ड और यूक्रेनी वायुसेना के एयरबेस को निशाना बनाया जा रहा है। पुख्ता प्लानिंग और विध्वंसक हमलों के साथ यूक्रेन के आसमानी जंगबाजों को तबाह किया जा रहा है। यूक्रेन की सरजमी पर आसमानी जंगबाजों की इस कदर बली से हर कोई सन्न है। यूक्रेनी डिफेंस के होश फाख्ता हो रखे हैं। नेटो तक सहमा हुआ है, क्योंकि महज 13 दिनों के भीतर ही पुतिन ने यूक्रेन के एयर और डिफेंस पावर को तहस नहस कर दिया है। जमीन से लेकर आसमान तक बारूदी भूचाल ला दिया है। जानते हैं कैसे? दरअसल अब तक रूस ने यूक्रेन के 100 मिलिट्री टारगेट तबाह कर दिए हैं। यूक्रेनी वायुसेना के 90% एयरफील्ड रूसी हमले में राख हो चुके हैं। रूसी बम वर्षकों के प्रहार से यूक्रेन के 14 एयरबेस नेस्तनाबूद हुए। वहीं रूसी हमलों में यूक्रेनी वायुसेना के 48 से ज्यादा विमान खाक हुए। यकीन मानिए, बीते 13 दिनों से पुतिन का बारूदी ताप, भीषण प्रहार बदस्तूर जारी है। और इसी कड़ी में सबसे ताजा अटैक यूक्रेन के खमेलनित्स्की रीजन में मौजूद यूक्रेनी वायुसेना के एयरफील्ड पर हुआ है। आपको बता दें कि बीती रात यूक्रेन के स्टारोकोस्त्यान्तनीव एयरबेस पर रूस ने हमला किया। रूस के Su-34 फाइटर बॉम्बर ने OFAP 500 एरियल बम दागे। इसके अलावा रूस ने Kh-101 क्रूज मिसाइलों से भी अटैक किया। हमले में खमेलनित्स्की का स्टारोकोस्त्यान्तनीव एयरबेस तबाह हुआ। जानते हैं रूस ने खमेलनित्स्की रीजन के स्टारोकोस्त्यान्तनीव एयरबेस को निशाना क्यों बनाया? क्योंकि यूक्रेनी वायुसेना के इस एयरफील्ड पर जल्द ही F-16 लड़ाकू विमानों की खेप पहुंचने वाली है।
दावा किया जा रहा है कि इसी महीने यूक्रेन को मिलने वाले F-16 लड़ाकू विमान इसी एयरबेस पर रखे जाने थे। बस फिर क्या, F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन में दस्तक देते उससे पहले ही पुतिन के बम वर्षकों ने हवाई हमला करते हुए स्टारो कोस्तियांतिनी एयरबेस को दहला दिया। गौर करने वाली बात यह है कि 48 घंटे पहले नेटो समिट में यूक्रेन को जल्द से जल्द F-16 लड़ाकू विमान देने के फैसले पर मोहर लगी। जल्द ही नेटो के 3 देश F-16 की खेप यूक्रेन को सप्लाई करने की तैयारी कर रहे थे, मगर नेटो के फैसले के बाद पुतिन ने यूक्रेन की एयर स्ट्रिप को तबाह करने का ऑर्डर दे दिया। बस फिर क्या, स्टारो कोस्तियांतिनी एयरबेस को रूसी सेना ने बारूद से पाट दिया। लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी रूस यूक्रेन के 1 दर्जन से ज्यादा एयरफील्ड तबाह कर चुका है। यूक्रेनी वायुसेना के कई जंगबाजों की बलि ले चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब तक रूस ब्रिगेड यूक्रेन की 1 दर्जन से ज्यादा एयरफील्ड को तबाह कर चुका है। सबसे भीषण हमला पूर्वी यूक्रेन के पोल्तावा रीजन में हुआ है, जहां रूस ने यूक्रेन के मिरहोरोद एयरबेस को इस्कंदर मिसाइलों के हमले से तहस नहस कर दिया। रूस के इस हमले में यूक्रेन के 21 सुखोई 27 विमान जलकर राख हो गए। 2 जुलाई को फिर पोल्तावा के मिरहोरोद एयरबेस पर अटैक हुआ और इस बार रूसी बम वर्षकों के हमले में यूक्रेनी वायुसेना के 9 सुखोई 27 विमान तबाह हुए। 3 जुलाई को यूक्रेन के क्रिवी में डोलजिन्स्तेवो एयरबेस पर क्लस्टर से लैस इस्कंदर मिसाइल दागी गई और रूस के इस हमले में 2 लड़ाकू विमान जलकर राख हो गए, पहला MiG-29 और दूसरा सुखोई 25। और इसके अलावा यूक्रेनी वायुसेना के लुत्स्क मिलिट्री एयरफील्ड, दक्षिणी यूक्रेन के इवानो फ्रैंकिव्स्क एयरबेस और मिकोलेव एयरबेस पर रूस हमला कर चुका है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के मेलिटोपोल एयरबेस, गोस्टोमेल एयरपोर्ट और चेर्निहिव एयरफील्ड पर भी रूस मिसाइलों से हमला कर चुका है, जिससे इन तमाम ठिकानों को बहुत नुकसान हुआ है। लगातार यूक्रेनी एयरफील्ड को दहलाना, उस पर भीषण हमले को अंजाम देना पुतिन की सोची समझी रणनीति है। जिससे यूक्रेन और नेटो को सीधा मैसेज दिया जा सके। F-16 लड़ाकू विमान को यूक्रेन भेजने से पहले नेटो को 100 बार सोचना पड़े। दरअसल अब तक रूस ने यूक्रेन के जितने भी एयरफील्ड तबाह किए हैं, वहां भविष्य में सुखोई की जगह अमेरिकी F-16 लेने वाले थे। लेकिन रूस की बारूदी ज्वाला ने यूक्रेन और नेटो के प्लान को ही चकनाचूर कर दिया। आपको बता दें कि पुतिन पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि अगर F-16 लड़ाकू विमान की डिलीवरी यूक्रेन को हुई, अगर F-16 से रूसी धरती पर हमले हुए, तो इसके जवाब में रूसी डिफेंस यूक्रेन का वजूद मिटाएगा ही। साथ ही यूक्रेन की मदद करने वाले यूक्रेन के F-16 लड़ाकू विमानों को अपना एयर स्पेस देने वाले हर मुल्क पर रूस हमला करेगा। यूक्रेन बॉर्डर से सटे नेटो की हर एयर स्ट्रिप को तबाह करेगा। रूस के इस ऐलान के बाद अमेरिका तक को सफाई देनी पड़ी, वो ये कि पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाले F-16 लड़ाकू विमान सिर्फ यूक्रेन की धरती से उड़ान भरेंगे। यूक्रेनी वायुसेना किसी भी नेटो देश के एयर स्पेस और एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल नहीं करेगी। नेटो समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति को यह ऐलान मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि अगर बाइडेन ये बयान नहीं देते तो यकीन मानिए यूक्रेन बॉर्डर से सटे नेटो के देश पोलैंड, रोमानिया, एस्टोनिया और लिथुआनिया में मौजूद एयरबेस को रूस निशाना बना सकता था। यानी अब यूक्रेन एक ऐसे भंवर में फंस चुका है जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर F-16 विमानों की तैनाती यूक्रेनी एयरफील्ड में हुई तो रूस उसे मिसाइल हमलों में राख कर देगा।
और अगर F-16 फाइटर जेट नेटो की एयर स्ट्रिप पर खड़े रहे तो रूसी ब्रिगेड नेटो पर हमला कर देगी। तमाम F-16 विमानों की बलि ले लेगी। अब यह देखना होगा कि इस मुश्किल हालात से ज़ेलेंस्की कैसे निकलते हैं और कैसे F-16 को पुतिन के प्रकोप से बचाते हुए जंग में इस अमेरिकी लड़ाके का इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है शरणार्थी कैंप बमबारी पर। लेटेस्ट अपडेट है, बमबारी से भड़का हिजबुल्लाह का गुस्सा। उत्तर इजराइल में हिजबुल्लाह की भीषण बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह का इजराइल में ड्रोन रॉकेट से हमला भी हुआ है। अब न सेना ही बची है और ना ही हथियार। नेटो देशों से भारी भरकम ऐलान जरूर हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन को सभी हथियार फौरन दे दिए जाएं ये मुमकिन नहीं है। हथियार आ भी गए, फिर सैनिकों की कमी के चलते यूक्रेन बहुत बड़ा अभियान छेड़ने लायक नहीं रह गया है। रूस को खबर मिली है कि अब ज़ेलेंस्की कीव को डुबाने का प्लान तैयार कर रहे हैं ताकि रूस यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा न कर सके और यूक्रेन कई महीनों तक हार को टाल सके। युद्ध का वर्तमान बारूदी धमाके हैं, आग और धुआं है। लेकिन इस युद्ध का भविष्य ऐसा हो सकता है। आग के बीच सैलाब वाली इस प्लानिंग की भनक रूस की सरकार को लग चुकी है। यूक्रेन डूबकर खुद को कैसे बचा सकता है, ये बताने से पहले यूक्रेन के इस आत्मघाती प्लान की मजबूरी समझ लीजिए। यूक्रेन मजबूत होता तो रूसी जमीन पर इस हमले का जोरदार जश्न मनता। रूस की एक और रिफाइनरी को भस्म करने की खुशियां मनाई जाती, लेकिन आग की लपटों के पीछे यूक्रेन की मजबूरी और लाचारी की एक कहानी भी है। यूक्रेन अब ऐसे हमले सिर्फ मजबूरी में कर रहा है क्योंकि रूस की जलती हुई तेल रिफाइनरी की इन तस्वीरों के पीछे यूक्रेन की एक कामयाबी के साथ मजबूरी और लाचारी की कहानी भी छिपी है। मजबूरी यह है कि यूक्रेन के पास अब ड्रोन के अलावा कोई शक्तिशाली हथियार नहीं है। मजबूरी यह भी है कि यूक्रेन के पास रूसी सैनिकों से मुकाबले के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं बचे हैं। मजबूरी यह भी है कि यूक्रेन ऐसे नुकसान पहुंचाकर रूस के हाथों अपनी हार नहीं रोक सकता। यूक्रेन रूस की जमीन पर बारूद बरसाने के साथ लगातार अपनी जमीन गंवा रहा है। रूस हर नए दिन नए इलाकों पर कब्जा जमा रहा है। नेटो की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के हमले से 17% तेल रिफाइनिंग प्रभावित हुई है। रूस को इन हमलों से आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन अहम यह है कि यूक्रेन अपनी जमीन कैसे बचाएगा। यूक्रेन को सैनिकों की जरूरत है, लेकिन लोग सेना में भर्ती नहीं होना चाहते। सैन्य भर्ती के लिए यूक्रेन में जो सैन्य वाहन घूम रहे हैं उसे लोग जलाकर विरोध जता रहे हैं। यही वजह है कि मौजूदा दौर में हथियार मिलने के बावजूद यूक्रेन कुछ नहीं कर सकेगा। यूक्रेन के पास काउंटर ऑफेंसिव के लिए सेना के जवान नहीं हैं। नेटो के हथियार पहुंचने में भी लंबा वक्त लग सकता है। नेटो के तमाम आकलन के बाद यह साफ हो चुका है कि चंद महीने नहीं बल्कि नेटो के तमाम हथियार 2024 में भी यूक्रेन पहुंचने नामुमकिन है।
F-16 से भी यूक्रेन को सिर्फ आत्मरक्षा की इजाजत दी गई है। फिलहाल यूक्रेन को चेक रिपब्लिक से कुछ हथियार मिल रहे हैं। जुलाई से अगस्त तक यूक्रेन को 50,000 शेल मिलेंगे। सितंबर से दिसंबर तक 1 लाख शेल की सप्लाई होगी। 155 mm और 122 mm की शेल बहुत शक्तिशाली हथियार नहीं है। यूक्रेन को घातक हथियार देने का जो ऐलान किया गया है, उनमें से कई का प्रोडक्शन होना बाकी है। यानी पहले वो हथियार बनाए जाएंगे, फिर भेजे जाएंगे, फिर वो वॉर फ्रंट पर आ सकेंगे। तब तक यूक्रेन क्या करेगा, कैसे अपनी हार टालेगा, यह बड़ा सवाल है। ज़ेलेंस्की क्या कर सकते हैं, इसकी जानकारी रूसी खुफिया एजेंसियों ने हासिल करने की कोशिश की है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन कीव हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का डैम तोड़ सकता है। यूक्रेन कनेव वाटर रिजर्वायर के बांध को भी तोड़ सकता है। रूस की जीत रोकने के लिए यूक्रेन को सैलाब में डुबाया जा सकता है। यूक्रेन पर पूर्ण विजय के लिए राजधानी कीव पर कब्जा जरूरी है, लेकिन कीव अब तक सुरक्षित है। ज़ेलेंस्की अब अपनी सेना और नेटो के हथियारों से इसकी सुरक्षा करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अब कुदरत की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है कीव के करीब जमा बेहिसाब पानी। यूक्रेन का भूगोल रूसी सैनिकों के लिए कीव तक पहुंचना मुश्किल बना सकता है। यही नीप्रो नदी के किनारे है देश की राजधानी कीव। यूक्रेन का प्रेसिडेंट पैलेस, सेना का मुख्यालय, तमाम बड़े दफ्तर यही हैं। यूक्रेन की इस चमचमाती राजधानी में 30 लाख लोग रहते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव नीप्रो नदी के पश्चिमी तट पर है। कीव के उत्तरी छोर पर है नीप्रो नदी पर बना बांध। यही के हाइड्रो पावर प्लांट से कीव समेत पूरे इलाके में बिजली की सप्लाई होती है। यही डैम से पानी को जमा किया जाता है, जिसे कीव रिजर्वायर के नाम से जाना जाता है। अगर इस डैम को तोड़ दिया गया तो डैम से रिजर्वायर का पानी कुछ इस तरह से बाहर आएगा और कीव समेत कई इलाकों में सैलाब आ जाएगा। रूसी विदेश मंत्रालय का दावा है कि कीव में तबाही का ऐसा ही सैलाब लाने की तैयारी हो रही है, और ये योजना खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बना रहे हैं। कीव रिजर्वायर की लंबाई करीब 100 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 12 किलोमीटर है। इस रिजर्वायर की गहराई 26 फीट है, जिसकी वजह से यहां भरपूर मात्रा में पानी जमा रहता है। अगर मिसाइल से कीव के डैम को नष्ट कर दिया जाता है तो कीव का डूबना तय है। यहां इतना पानी जमा है कि कई और यूक्रेनी शहर डूब जाएंगे। बांध टूटने से हाइड्रो पावर स्टेशन भी नष्ट हो जाएगा और बिजली की सप्लाई भी बंद हो जाएगी। रूस की रिपोर्ट के मुताबिक कीव के किनारे पूरे हिस्से को रूसी फौज से बचाने के लिए कानेव रिजर्वायर के बांध को भी तोड़ा जा सकता है। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि नेटो की मदद से यूक्रेन सैलाब का सामना तो कर लेगा, लेकिन रूसी सेना और बारूद का मुकाबला अब मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नेटो को बैकफुट पर लाने के लिए रूस ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे नेटो की यूक्रेन को मदद करना भारी पड़ सकता है। रूस अब उन हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है जिससे यूक्रेन ने रूस में तबाही मचाई है। यानी नेटो देशों के हथियारों को बदलकर रूस उनका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर सकता है, जिसमें अब्राम्स पैट्रियट के अलावा स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी उनके नाम जुड़ गए हैं, जो ब्रिटेन ने यूक्रेन को दी थी। लेकिन अब रूस उसके पार्ट से रिवर्स स्टॉर्म शैडो बनाने की तैयारी कर रहा है।
रूस यूक्रेन युद्ध में रोज नई रणनीति बनाई जा रही है, साथ ही हथियारों को लेकर नए प्रयोग सामने आ रहे हैं। रूस ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए नेटो देशों के हथियारों के अपग्रेडेड वर्जन बनाए हैं, जिससे यूक्रेन पर हमले किए हैं। यानी वो हथियार जिनका इस्तेमाल यूक्रेन रूस पर कर रहा था। उन्हीं हथियारों के पार्ट से रूस ने कई हथियार बनाए और यूक्रेन में तबाही मचा डाली। यूक्रेन का दावा है कि रूस अब स्टॉर्म शैडो मिसाइल के साथ भी रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रयोग कर रहा है। स्टॉर्म शैडो वही मिसाइल है जिसने क्रीमिया में धुआं धुआं कर दिया। इसी मिसाइल से कई बार रूस के शहरों पर हमले किए और जबरदस्त नुकसान पहुंचाए। रूसी आर्मी के इंजीनियरिंग कोर के सैनिक ने खुलासा किया है कि स्टॉर्म शैडो के बचे हुए पार्ट्स की स्टडी की जा रही है। अब रूस एक बेहतर मिसाइल बनाने जा रहा है। स्टॉर्म शैडो एक एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 550 किलोमीटर है और पेलोड क्षमता 450 किलो है। इस मिसाइल को ब्रिटेन ने यूक्रेन को दिया था, जबकि इसी मिसाइल को फ्रांस ने स्कैल्प के नाम से यूक्रेन को दिया, जिसके बाद यूक्रेनी जेट ने रूस में घुसकर तबाही मचाई। खासतौर से क्रीमिया के नेवल बेस सेवेस्तोपोल पर बारूदी जलजला ला दिया। दावा किया जा रहा है कि रूस अब उन तमाम देशों के हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इस बीच नेटो मीटिंग में ब्रिटेन के नए पीएम कीर स्टारमर ने स्टॉर्म शैडो से कहीं भी हमले की छूट दी। ऐसे में रूस स्टॉर्म शैडो की रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके अपग्रेडेड वर्जन से भारी तबाही मचाने की तैयारी में है, क्योंकि स्टॉर्म शैडो के पार्ट्स उसे यूक्रेन के हमले में मिलते रहेंगे। इससे पहले रूस कई दूसरे हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग कर चुका है, जिसमें अब्राम्स टैंक, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, टॉमाहॉक मिसाइल, नैसन्स डिफेंस सिस्टम शामिल है। इन हथियारों के मलबे से मिले पार्ट्स में बदलाव करके रूस ने नए हथियार बना लिए जो अब यूक्रेन में जाकर तबाही मचा रहे हैं। रूस की रिवर्स इंजीनियरिंग नेटो के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रही है। हालांकि यूक्रेन ने भी रूसी ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग करके कई नए ड्रोन बनाए, जिसमें नेटो ने उसकी मदद की। लेकिन रूस ने रिवर्स इंजीनियरिंग से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम जैसे हाईटेक हथियार को बनाकर बाजी मार ली। अब स्टॉर्म शैडो उसका नया टारगेट है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया में चुनिंदा ही मुल्क हैं जिनके पास परमाणु बॉम्बर यानी एटम बम दागने वाले बम वर्षक हैं, और इस फहरिस्त में सबसे बड़ा नाम अमेरिका का है, जिसके एटमी बॉम्बर सबसे ज्यादा घातक और सबसे ज्यादा तादाद में है। मगर अब वही अमेरिका अपने ट्रांसपोर्ट विमान को हाइपरसोनिक बम वर्षक बना चुका है। आखिर क्यों और कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। अब तक जिस विशालकाय विमान का इस्तेमाल अमेरिका बम गोला बारूद की सप्लाई के लिए करता था, अब तक जिस विमान का इस्तेमाल टैंक, मिसाइल, तोप और लड़ाकू विमान जैसे हथियारों की डिलीवरी के लिए होता था, अब अमेरिका का वही ट्रांसपोर्टर हाइपरसोनिक मिसाइलों को दागेगा, दुश्मन के ठिकानों पर एटमी प्रहार करेगा। अमेरिका की डिफेंस कंपनी बोइंग ने अपने C-17 ग्लोब मास्टर विमान को अपग्रेड करने की तैयारी कर ली है।
और जानते हैं अपग्रेड हथियारों को डिलीवरी के लिए नहीं बल्कि C-17 ग्लोबमास्टर का इस्तेमाल युद्ध में जंगबाज के तौर पर करने का है। दरअसल बोइंग कंपनी C-17 ग्लोबमास्टर विमान में हाइपरसोनिक रिवॉल्वर सिस्टम लगाएगी। इस रिवॉल्वर के जरिए C-17 विमान मिसाइलें दागने में सक्षम हो जाएगा। C-17 ग्लोबमास्टर को X-51A वेव राइडर मिसाइल से लैस किया जाएगा। एक बार में C-17 ग्लोबमास्टर 12 X-51A मिसाइलें फायर कर सकता है। आपको बता दें कि X-51A वेव राइडर हाइपरसोनिक मिसाइल को B-52 बॉम्बर में लैस किया जाना था, मगर अब यह आशंका जताई जा रही है कि बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर विमान को बॉम्बर जितना घातक बनाने के लिए X-51A वेव राइडर हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस करेगी। गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका ने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से हाइपरसोनिक मिसाइल को फायर करने का टेस्ट भी पूरा कर लिया है। अमेरिकी मिसाइल डिफेंस एजेंसी ने इस टेस्ट से जुड़ा वीडियो भी जारी किया। इस टेस्ट के साथ ही अमेरिका दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है जिसने किसी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से भारी भरकम मिसाइल लॉन्च की है, क्योंकि ऐसा करना बेहद मुश्किल है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को सामान और कभी-कभी यात्रियों के परिवहन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मगर रूस चीन से जंग के गहराते संकट को देखते हुए अमेरिका ने ग्लोबमास्टर को बॉम्बर बनाने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिकी चुनाव में हर बीतते दिन के साथ नया मोड़ आता जा रहा है। अब बाइडेन नई और बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। चंदा देने वालों ने बाइडेन और उनकी पार्टी के लिए चुनावी चंदा रोकने का ऐलान कर दिया है। सवाल यही कि आखिर ये ऐलान क्यों किया गया है, बाइडेन की उम्मीदवारी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन को एक के बाद एक लगातार बड़े झटके लग रहे हैं। अब दानदाताओं ने बाइडेन को चंदा रोकने की चेतावनी दे दी है। इसके बाद से बाइडेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। डोनर्स ने कहा है कि अगर बाइडेन खुद राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर नहीं हुए तो उन्हें 750 करोड़ रुपए का चंदा नहीं दिया जाएगा। डोनर्स का कहना है कि जून के अंत में डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिबेट में बाइडेन का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। इसी के बाद डेमोक्रेटिक दानदाताओं ने यह घोषणा कर दी है। एक तरफ बाइडेन का चंदा रोका जा रहा है तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी उद्योगपति एलॉन मस्क ने ट्रंप की पार्टी को न सिर्फ समर्थन दे दिया है बल्कि उन्हें भारी भरकम चंदा भी देने का ऐलान कर दिया है। मेटा ने डोनाल्ड ट्रंप पर लगे बैन को हटा दिया है। मेटा ने साल 2021 में अमेरिका में हुई हिंसा के बाद ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन लगा दिया था। मेटा ने डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों को बैन किया था, लेकिन अब इसे हटा लिया गया है। 3 साल बाद ट्रंप की सोशल मीडिया पर वापसी होने जा रही है। अमेरिका में बाइडेन की उम्र और खराब सेहत का मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि लोग कह रहे हैं कि बाइडेन दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के काबिल नहीं है। बावजूद इसके बाइडेन पीछे हटने को तैयार नहीं। बाइडेन ने कहा है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति की रेस छोड़ने से मना कर दिया है। लेकिन अमेरिका में जो माहौल है वो बाइडेन के खिलाफ है। यही माहौल बाइडेन की हार की स्क्रिप्ट लिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। शरणार्थी कैंप बमबारी पर नया खुलासा। कैंप पर बमबारी में अमेरिकी बमों का इस्तेमाल हुआ। 1 टन के MK-84 बम से शरणार्थियों पर बमबारी की गई। 2 दिन पहले ही अमेरिका ने भेजा था ये बम। तो देखिए, ये शरणार्थी कैंप पर बमबारी पर नया खुलासा और विध्वंस की तस्वीरें साथ साथ आप देख रहे हैं। कैंप पर बमबारी में अमेरिकी बमों का इस्तेमाल किया गया। 1 टन के MK-84 बमों से शरणार्थियों पर यह अटैक किया गया है और 2 दिन पहले ही अमेरिका ने इन बमों को भेजा था।